आज महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी का झगड़ा खुलकर सामने आ गया। आज संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता फैसला करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अब कांग्रेस हाईकमान से ही बात होगी। अखिलेश यादव भी ज्यादा सीटों की मांग को लेकर आज महाराष्ट्र में कैंपेन करने पहुंच गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो तो इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, एंटी बीजेपी वोटों का बंटवारा रोकना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। मजबूरी में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ महायुति में ज्यादातर सीटों पर बात फाइनल हो गई है। जो बची हुई सीटें हैं उन पर बात करने के लिए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके बाद किसी भी वक्त उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी हो सकती है। आज बीजेपी ने झारखंड में भी सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया है, लेकिन झारखंड में इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर पेच फंस गया है। जेएमएम और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति तो बन गई है, लेकिन हेमंत सोरेन झारखंड में आरजेडी के लिए कोई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या है और बीजेपी के किन किन लोगों को झारखंड में कहां से टिकट मिलना तय है, यह आपको बताएंगे आज की बात में। लेकिन शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। आपको बताता हूं महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना में सीटों को लेकर झगड़ा क्यों हो रहा है। हरियाणा में कांग्रेस की बुरी हार का इफेक्ट अब महाराष्ट्र में दिखने लगा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब कांग्रेस को आंख दिखा रही है। कांग्रेस महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें मांग रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना उन इलाकों की सीटों पर दावा कर रही है जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर बात आज रात फाइनल हो जाएगी, लेकिन झारखंड में आज एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। झारखंड की कुल 81 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 10 सीटों पर सहयोगी आजसू अपने कैंडिडेट उतारेगी। इसके अलावा जेडीयू को 2 और चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट दी गई है। एनडीए की सीट शेयरिंग के ऐलान के वक्त झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ आजसू नेता सुदेश महतो मौजूद थे। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि सीट शेयरिंग करीब करीब फाइनल हो गई है, लेकिन अभी भी चर्चा चल रही है, थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में इस बार बीजेपी, आजसू, जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्द एनडीए के कैंडिडेट्स का नाम भी डिक्लेयर हो जाएगा। झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग पर भी सहमति है और जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे। चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे और इंडी गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत कर ही हम चैन की सांस लेंगे। झारखंड में चुनाव से ठीक पहले आज एनडीए को 2 झटके भी लगे। आजसू के नेता और पूर्व मंत्री उमाकांत रजक और बीजेपी के विधायक केदार हाजरा आज हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। हेमंत सोरेन ने खुद इन दोनों नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई। केदार हाजरा झारखंड की जमुआ से 3 बार के विधायक हैं। वो जमुआ से जेएमएम के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, जबकि उमाकांत रजक को चंदन क्यारी सीट से चुनाव में उतारा जा सकता है। आज हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी कितने भी दावे कर ले, लेकिन इस बार वो झारखंड में बीजेपी का डब्बा गोल करेंगे। सबसे बड़ा नेता जनता है, हम लोग मात्र एक माध्यम है। और आज हमारे साथ जो उमा रजक जी और केदार हाजरा जी ने जो योगदान दिया है, उस योगदान का मतलब ये है कि इस राज्य में हमारे जो वंचित शोषित लोग हैं उनको मजबूत करने का। 81 की 81 विधानसभा में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को उनको डब्बे में बंद करेंगे। अब बात बिहार की। आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की। 5 दिनों की इस यात्रा में भागलपुर के बाद गिरिराज सिंह
कटिहार, पूर्णिया और अररिया होते हुए किशनगंज तक जाएंगे। यात्रा पर निकलने से पहले गिरिराज सिंह ने आज भागलपुर के बाबा वृद्धेश्वरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां उनके समर्थन में एक कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। चूंकि गिरिराज सिंह अपनी इस यात्रा में सीमांचल के जिस इलाके में जा रहे हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है, इसी को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुस्लिम बेल्ट में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालकर गिरिराज सिंह दंगा कराना चाहते हैं। विपक्ष के कई और नेताओं ने भी गिरिराज की इस यात्रा पर सवाल उठाए, तो गिरिराज सिंह ने कहा कि उनकी हिंदू स्वाभिमान यात्रा को देखकर जिन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, जब वो मुसलमानों को एकजुट करने के लिए यात्रा निकालते हैं तो उन पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते। अब आपको हम बहराइच हिंसा का अपडेट दे दें। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के 5 आरोपियों को आज अदालत ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। दूसरा अपडेट यह है कि रामगोपाल की बर्बर हत्या के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम ने आज पूरे इलाके की पैमाइश की। उसके बाद अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाए गए मकानों के बाहर लाल निशान लगा दिया। आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम ने यह लाल निशान लगाया है। प्रशासन ने कुल 23 मकानों पर यह चिन्ह लगाए हैं। इनमें से 19 मकान मुसलमानों के हैं, 4 हिंदुओं के हैं। हमारे संवाददाता अविनाश ने बताया कि लोगों ने सड़क के आसपास की सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान और दुकान बना रखी है। इन अवैध कब्जों को हटाने की तैयारी है। प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाने के लिए लोगों को 3 दिन का वक्त दिया है। अगर इस दौरान उन्होंने खुद कब्जे नहीं हटाए तो 3 दिन के बाद बुलडोजर चलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी अब योगी मॉडल पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। आज हरियाणा सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद नायब सिंह सैनी ने अपराधियों को चेतावनी दी कि या तो क्राइम छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में नायब सिंह ने कई बड़े फैसले लिए। बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल फ्री डायलिसिस के वादे पर मुहर लगाई गई। तय किया गया कि अनुसूचित जातियों में कोटा विद इन कोटा का सिस्टम लागू किया जाएगा। पिछड़े वर्ग की जिन जातियों को आरक्षण का फायदा अभी तक नहीं मिला है, उनकी सब कैटेगरी बनाकर उन्हें रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। 25,000 नौजवानों को नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है। लेकिन पहले ही दिन हरियाणा सरकार के पराली पर लिए गए फैसले पर विवाद खड़ा हो गया। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने आदेश दिया है कि जो किसान पराली जलाएगा उसके खिलाफ FIR होगी। किसानों के खेतों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी, जिससे वो अगले 2 सीजन तक पोर्टल के जरिए अपनी फसल मंडियों में नहीं बेच पाएंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो पराली न जलाने के लिए किसानों को मनाएंगे। सैनी ने कहा कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा। अब या तो अपराधी हरियाणा छोड़ दें या फिर क्राइम करना छोड़ दें। आज आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत मिल गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन जेल में लंबा वक्त गुजार चुके हैं। उनके केस की सुनवाई जल्द खत्म होने के आसार भी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक वो जमानत के हकदार हैं। करीब 2.5 साल के बाद सत्येंद्र जैन जेल से बाहर निकले। सत्येंद्र जैन को रिसीव करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तिहाड़ के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहले से मौजूद थे। ढोल नगाड़े बजे, नारेबाजी हुई। इसके बाद सत्येंद्र जैन ने भी वही बातें कहीं जो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने कही थी। जैन ने कहा कि उन्हें जेल में इसलिए डाला गया जिससे दिल्ली का डेवलपमेंट रुक जाए, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाए, यमुना साफ ना हो पाए, क्योंकि मोदी सरकार को अरविंद केजरीवाल के अच्छे कामों से डर लगता है। लेकिन अब चारों नेता बाहर हैं, दिल्ली के विकास का काम फिर से शुरू होगा। फिलिस्तीनी संगठन हमास का नया मुखिया याह्या सिनवार इजरायल के हमले में मारा गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस खबर की पुष्टि की है। हमास ने भी माना है कि याह्या सिनवार इजरायली सेना के ऑपरेशन में मारा गया है और सिनवार की जगह खालिद मशाल को अपना नया चीफ घोषित कर दिया है। याह्या सिनवार इजरायल पर पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और हमास के लड़ाकों ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से 1/3 बंधक अभी भी गाजा में ही हैं। माना जा रहा था कि याह्या सिनवार इन बंधकों को ढाल बनाकर गाजा में छिपाए हुए हैं, लेकिन कल जब इजरायली सेना की एक टुकड़ी ने साउथ गाजा के रफा इलाके में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, तब उन्हें नहीं मालूम था कि यहां याह्या सिनवार भी मौजूद है।
एक बिल्डिंग पर हमले के दौरान 3 आतंकवादी वहां से भागे, जिन्हें इजरायली सैनिकों ने मार गिराया। इसके बाद बिल्डिंग पर इजरायली सेना ने बमबारी की। बमबारी के बाद एक शख्स टूटी फूटी इमारत के अंदर एक कुर्सी पर बैठा दिखा, जो बहुत जख्मी था। उसने अपने चेहरे पर नकाब बांध रखा था। जब इजरायल का एक ड्रोन उसकी तरफ बढ़ा तो उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर ड्रोन की तरफ फेंका। उसको जिंदा देखकर इजरायली सेना ने इमारत पर एक और बम गिराया, जिससे इमारत ढह गई और याह्या सिनवार मारा गया।